हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं जोधपुर से अनीता चौधरी नाम की 51 साल की महिला जिसका मर्डर होके उसके बॉडी के 6 टुकड़े करके उन्हें ज़मीन के नीचे 10 से 12 फीट गाड़ा गया और मुलजिम का नाम है गुलामुद्दीन फारूकी। सो इस केस के बारे में हम आज बात करेंगे क्योंकि इस केस के अंदर इवन दो द क्रिमिनल इज कॉट, जिसने भी ये किया था उसे पुलिस ने पकड़ा है, बट स्टिल इसमें बहुत सारे एंगल्स है जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हु इज़ अनीता चौधरी। अनीता चौधरी अग्रवाल बिजनेस की जो बिल्डिंग थी वहाँ पर अपना ब्यूटी पार्लर का दुकान चलाती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर अर्निंग शी वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस, जहाँ पर वो डिफरेंट लोगों के साथ मिलकर ये बिजनेस करती थी। तो इस केस में अनीता चौधरी का अगर नेचर देखा जाए तो वहाँ पर जब पुलिस ने डिस्कशन किया वहाँ के लोगों के साथ, जो भी पूछताछ की, वहाँ से पता चला कि शी वॉज वेरी हेल्पिंग एंड काइंड इन नेचर। तो देखा जाए तो अनीता चौधरी एक हार्ड वर्किंग वुमन थी जो कि इंडिपेंडेंट थी, खुद का पैसा वो खुद कमाती थी। अनीता चौधरी के शॉप का नाम सनशाइन ब्यूटी पार्लर था जहाँ पर वो काम करती थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, कमिंग टू गुलामुद्दीन फारूकी, ही यूज टू वर्क इन अ शॉप नेम्ड एज स्टार ड्राई क्लीनर्स। वहाँ पर वो ड्राई क्लीनिंग का शॉप था और वहाँ पर वो रफ़ू का काम करता था। दोनों भी एक दूसरे को पिछले 25 साल से जानते थे क्योंकि दोनों की भी दुकान एक दूसरे के आमने सामने थी। अनीता गुलामुद्दीन को अपना भाई मानती थी। जैसे कि न्यूज़ पे दिखाया जा रहा था, अनीता के हस्बैंड भी यही बात बता रहे थे कि वो भाई था, वो उसको ज़्यादा नहीं पहचानते थे, बट वो अनीता उसको अपना भाई मानती थी। गुलामुद्दीन की उम्र 42 साल थी और वो रहने को गंगाना में था। अभी मैंने गूगल मैप्स पे चेक किया तो सरदारपुरा जो कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर उनका स्टोर था अनीता का, वहाँ से जहाँ गुलामुद्दीन रहता है वो डिस्टेंस समवेयर अराउंड 13 किलोमीटर्स है, इफ़ आई एम राइट अबाउट द लोकेशन, और उसको ट्रैवल करने के लिए 25 मिनट का टाइम लगता है। तो एक दिन 27 अक्टूबर 2024 अनीता लेफ्ट द हाउस एंड शी नेवर रिटर्न। उस दिन दोपहर को 2 बजे या पौने 2 बजे के करीब अनीता के मिस्टर ने उनको कॉल किया। उनको कॉल करके पूछा कि आप घर कब आ रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में मैं घर को आ जाऊँ। पर जब शाम को 7 बजे के आसपास जब उनके बेटे ने उनको कॉल करने की कोशिश की तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, जो कि बहुत अनयूजुअल है। अनीता को उसने बार बार कॉल किया बट हर टाइम उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। जब देर रात तक भी अनीता घर पर रिटर्न नहीं आई तो उस दिन उन्होंने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज की। सो ऑन 28th of October, police started working on this case. They started checking in that area, started questioning the shopkeepers. Where did she go exactly? They started checking the CCTV footage in that area. So वहाँ पर एक कैमरा था जिस कैमरा ने अनीता की लास्ट फुटेज कैप्चर की। फुटेज में ये क्लियरली दिख रहा था कि पीली ड्रेस पहन के, एक पर्स हाथ में लेके और मे बी एक बैग, अनीता एक येलो ग्रीन ऑटो रिक्शा के अंदर बैठ रही थी। कुछ और कैमरा एंगल चेक करने के बाद पुलिस को वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर के डिटेल्स मिल गए। मे बी उन्होंने उसका नंबर ट्रेस किया होगा ऑटो रिक्शा का। उसके बाद व्हाट पुलिस डिड इज दे डायरेक्टली वेंट एंड कॉट दैट ऑटो रिक्शा ड्राइवर। उससे उन्होंने बात करने के बाद पता चला कि उसने अनीता को गंगाना एरिया में कहीं तो ड्रॉप किया है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने तो बता दिया कि मैंने उसे गंगाना एरिया में यहाँ पर ड्रॉप किया था, बट अब सवाल था कि उस एरिया में वो किससे मिलने आई थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो अनीता ने अपने घर वालों को भी कुछ नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है। तो उस लोकेशन के हिसाब से पुलिस ने ट्रेस किया तो उनको पता चला कि वो एरिया में और कोई नहीं बल्कि गुलामुद्दीन रहता है। तो लोकेशन के हिसाब से वो घर में चले गए। घर में कोई नहीं था बल्कि घर में सिर्फ अबीदा थी। अबीदा कौन है? अबीदा है गुलामुद्दीन की बीवी। तो उससे पूछताछ करने के बाद पुलिस फाउंड आउट दैट वो जो कुछ भी बता रही है उसमें थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी है या फिर डेटा मिसिंग है उसके अंदर। दैट इज़ वाई पुलिस थॉट कि और थोड़ा स्ट्रिक्टर वे में उसको पूछना चाहिए। अबीदा ने कुछ डिटेल्स दिए जिसके हिसाब से पुलिस को पता चला कि उनके बैकयार्ड में, घर के बैकयार्ड में एक गड्ढा खोदा गया था और जो कि अब बुझा दिया गया है। तो वहाँ पर जब पुलिस नीचे खोदते खोदते गई तो वहाँ पर उन्हें 5 से 6 बोरियाँ मिली। हर एक बोरी के अंदर बॉडी का एक एक पार्ट था। एक के अंदर सिर, एक के अंदर हाथ, एक के अंदर पैर, एक एक करके अनीता की बॉडी टोटल 6 पीसेस में कट कर दी गई थी। अब ये किया किसने, ये अभी तक पुलिस को मालूम नहीं था। अब ये बॉडीज़ गुलामुद्दीन के यार्ड के अंदर मिली थी तो सस्पिशन तो क्लियर था कि ये सब किया किसने है।
या तो ये अबिदा और गुलामुद्दीन ने मिलकर किया है या फिर ये सिर्फ गुलामुद्दीन ने किया है और अबिदा को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। बट यहाँ पर एक और क्वेश्चन रेज होता है। द क्वेश्चन इज व्हाई अबिदा वॉज नॉट गिविंग द राइट इन्फॉर्मेशन इन द फर्स्ट टाइम एंड व्हाट वॉज अबिदा डूइंग एट दैट टाइम व्हेन दिस मर्डर हैपेंड। क्योंकि आम सी बात है, अपने घर के आंगन में कोई गड्ढा करता है, वो भी इतना बड़ा 10 से 12 फीट का गड्ढा, वहाँ पर एक मर्डर होता है और उसके बाद बॉडी को काट के वहाँ पर उसको छुपाया जाता है। और फिर भी अगर उस घर में रहने वाली औरत को ये मालूम नहीं कि यहाँ क्या हुआ है, तो पुलिस का सस्पिशन फॉर श्योर था कि ये चीज़ उन दोनों ने मिलाकर की है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को पता चला कि घर के अंदर उन्हें अनीता की ज्वेलरी मिली। तो अनीता की एक अंगूठी अबिदा के पास थी, तो वो उन्होंने वहाँ से रिकवर कर दी और अबिदा को अरेस्ट कर लिया। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और रेज होते हैं, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज थी उसके अंदर ये दिख रहा था कि अनीता जो है उसने येलो ड्रेस पहनी थी और बाद में जब वो टैक्सी में बैठ के वहाँ पर गई, ऑटो रिक्शा में बैठ के वहाँ गई और जब पुलिस ने बॉडी रिकवर की तो बॉडी के ऊपर अलग कलर की ड्रेस थी। अभी यहाँ पर क्राइम को अगर देखा जाए तो उनके सिर पर एक वार हुआ था और बॉडी के टुकड़े किए गए थे और बॉडी की स्मेल ना आए बोल के उसके ऊपर, मराठी में हम अत्तर कहते हैं, उसके ऊपर इत्र, बहुत सारा इत्र डाल दिया था ताकि उसका स्मेल ना आए। तो एक टीम गुलामुद्दीन के पीछे चली थी और एक टीम अबिदा से इंक्वायरी कर रही थी। तो अबिदा का कहना ऐसा था कि अबिदा और उसकी 3 बेटियां वो सारे के सारे उनके रिलेटिव्स के घर गए थे और उनको भेजा था गुलामुद्दीन ने। तो अभी इन सारे पीसेस को पुलिस जोड़ने लग गई और उन्होंने उनकी एक थियरी बनाई। तो उस थियरी के हिसाब से गुलामुद्दीन के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा कर्जा था एंड वो बहुत बड़ा जुए का एडिक्ट था और वैसे भी वो गैम्बलिंग वगैरह ये सब चीज़ें करता था और वो ऑनलाइन जो गेमिंग प्लेटफॉर्म रहते जिस पे कि पैसा कमा सकते हैं, पैसा जाता है, वो सब करता था। और रिसेंटली ही गुलामुद्दीन ने अपना घर भी खरीदा था, सो दैट इज़ वाई ही वॉज अंडर लॉट ऑफ डेप्ट। और आप भी देख सकते हैं कि जो ड्राई क्लीनिंग शॉप में काम करता है बंदा, वो कितना ही कमाता होगा। तो ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा था। तो एज पर पुलिस थ्योरी ये हुआ होगा कि उसने उसको घर पर बुलाया होगा, उसने उसको बेहोश किया होगा, उसके गहने छीन के उसने उसको मार कर डिस्पोज करके वो भाग गया होगा। पर अगर आप भी सोचोगे कि 12-15 लाख, 10 लाख, 20 लाख के कर्जे के लिए कोई किसी को मार के उसके गहने चुरा के भाग कर क्यों जाएगा? पहली बात तो ये है कि गहनों के लिए कोई क्यों मारेगा, क्योंकि जब अनीता की बॉडी रिकवर हुई और जैसे कि अबिदा ने बताया, उसकी बॉडी से 1 मंगलसूत्र और 3 सोने की अंगूठियाँ रिकवर हुई। तो इसका अमाउंट तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, कितना भी कंबाइन करके 3 से 4 लाख होगा। बट सिर्फ इतने से मनी के लिए कोई क्यों किसी को मारेगा? तो आगे गुलामुद्दीन को पकड़ने के लिए 22 लोगों की टीम तैनात हुई। तो वो जोधपुर से अहमदाबाद गया बस पकड़कर और अहमदाबाद से महाराष्ट्र मुंबई आया वो ट्रेन पकड़कर, ताकि उसको बीच में कहीं पुलिस सर्च अगर हो रहा है तो उसे कोई पकड़ ना पाए। वो मुंबई में आकर मल्टीपल प्लेसेस में रहा, जैसे कि हाजी अली, काठियावाड़, चौपाटी। और उसका प्लान था कि 7 नवंबर को मुंबई से बिहार जाना है ट्रेन पकड़कर और बिहार से नेपाल भाग जाना है, क्योंकि नेपाल में वीज़ा नहीं लगता। दैट इज़ द रीज़न उसने चूज़ किया कि वो नेपाल जाएगा ना, क्योंकि पाकिस्तान में भी बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, बट नेपाल में आप इजीली जा सकते हो। और ये ही नहीं, उसने अपना आइडेंटिटी चेंज कर लिया था। वो दाढ़ी बढ़ा रहा था, वो कैप पहन रहा था और उसने अपना नाम भी बदलकर गफ़ार नाम का आइडेंटिटी प्रूफ लेके वो घूम रहा था। 6 और 7 नवंबर की रात को वो रेलवे स्टेशन पर ही सोया था। अब ये चीज़ है कि उसे पकड़ने में इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि आपको बता दूं कि गुलामुद्दीन कोई साधारण इंसान नहीं था। दिस वॉज नॉट हिज फर्स्ट टाइम। रॉबरी के अटेम्प्ट्स उसने पहले भी किए थे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो फर्स्ट व्हाट गुलामुद्दीन डिड इज, जब उसने मर्डर किया उसके बाद इमीडिएटली एमडी हॉस्पिटल के बाहर उसने जो स्कूटर पार्क किया था वहाँ उसने उसका पहला मोबाइल छोड़ा और वहाँ से वो गायब हो गया। फिर अहमदाबाद जाने के बाद उसने एक बार उसका मोबाइल स्विच ऑन किया उसके नए नंबर से, बट पुलिस ने उसका लोकेशन ट्रैक किया। देन पुलिस केम टू नो दैट ही इज़ इन अहमदाबाद, बट उसने इमीडिएटली उसका मोबाइल स्विच ऑफ किया। उसके बाद वो चला गया मुंबई में आने के बाद
बिहार का टिकट बुक करने के लिए उसको मोबाइल की ज़रूरत पड़ी। इसके लिए उसने फिर से मोबाइल चालू किया, बट उसने जब मोबाइल चालू किया तो पुलिस को पता चला कि वो महाराष्ट्र में आया है। तो महाराष्ट्र में आया है ये समझकर पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस से मदद मांगी, जिन्होंने उसको उसकी ट्रैकिंग के लिए या आइडेंटिफिकेशन के लिए राजस्थान पुलिस की मदद की। अब चीज़ ये है कि टिकट बुक करने के बाद उसने फिर से अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। तो ये सब चीज़ें करने के लिए वो खुद का मोबाइल इंटरनेट नहीं यूज़ करता था, वो हॉटस्पॉट लेता था किसी से और उस हिसाब से वो चीज़ें ऑपरेट करता था। तो इससे समझ सकते हो कि ये बहुत मंझा हुआ गुनहगार है जो कि किसी की नज़र में नहीं आया था। अब आगे क्या होता है, जब पुलिस को पता चला कि इसका लास्ट लोकेशन जहाँ से उसने टिकट बुक किया था, विच इज़ सेंट्रल रेलवे स्टेशन, सेंट्रल रेलवे स्टेशन उसकी लास्ट मोबाइल की लोकेशन थी, तो पुलिस को तभी समझा कि ये कहीं तो भागने की कोशिश कर रहा है। दैट इज़ वाई जो भी पुलिस उसके पीछे लगे थे वो सारे के सारे उस प्लेस के ऊपर आ गए। एक दिन इधर उधर होता था तो शायद वो वहाँ से भी भाग जाता था, और अगर वो भारत के बाहर चला जाता था तो मुश्किलें और बढ़ सकती थी, क्योंकि यहीं पे इंडिया में उसको ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लग रहा था। ऑलरेडी 6-7 दिन हो चुके थे, और अगर वो यहाँ से बाहर जाता था उसको पकड़ तो लेते थे, बट पकड़ने में और थोड़ी देरी होती थी। एंड एज यू नो, केस में जितना डिले होता है उतना पब्लिक प्रेशर बढ़ता है, मीडिया का प्रेशर बढ़ता है और पॉलिटिकल प्रेशर भी बढ़ता है पुलिस के ऊपर। सो पुलिस रेलवे स्टेशन को आई, उन्होंने सीसीटीवी वगैरह सब देख लिया था। वहाँ पर आके उन्होंने जस्ट सस्पेक्ट किया कि ये गुलामुद्दीन हो सकता है। उन्होंने जाके उससे पूछताछ की और उसको उसका आईडी मांगा, एंड एज यूजुअल गुलामुद्दीन ने उसका फेक आईडी कार्ड पुलिस को दिखाया, जिसके ऊपर गफ़ार नाम से उसका आइडेंटिटी मेंशन था। तो उसका हुलिया भी चेंज हुआ था, और पुलिस के पास जो फ़ोटो थी वो काफ़ी पुरानी थी, क्योंकि आप न्यूज़ पर भी जो फ़ोटो उसकी दिखा रहे हो आप समझ सकते हैं कि वो काफ़ी पुरानी फ़ोटो है। जो आधार कार्ड उसका फ़ोटो दिखा रहे, आधार कार्ड तो मैं मेरा खुद का नहीं पहचान सकता, तो पुलिस उसका कैसे पहचान लेगी। तो ऐसा था, पुलिस के पास अपडेटेड उसकी लेटेस्ट फ़ोटो नहीं थी, और उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी, उसने कैप पहनी थी। तो दैट इज़ द रीज़न पुलिस को लगा कि ये कोई और बंदा है, तो पुलिस ने उसको वहाँ से जाने को कहा। पर जब गुलामुद्दीन वहाँ से निकल गया, कुछ पुलिस थे जिन्होंने उसको पहचान लिया कि यही गुलामुद्दीन है, इसी ने मर्डर किया है। सो दे रश्ड आफ्टर हिम, उन्होंने जाकर उसको पकड़ा और उसको पकड़कर गिरफ्तार कर लिया, और उसको गिरफ्तार करके वहाँ से वो उसे जोधपुर लेकर आए। पर जब उन्होंने उसे पकड़ा तो उनको उसके पास से आइडेंटिटी प्रूफ, एज आई सेड, मोबाइल और ज्वेलरी का जो सामान उसने चुराया था उसमें से कुछ चीज़ें उनको मिल गई। अब पुलिस ने जाके गुलामुद्दीन से इंक्वायरी शुरू की है, बट कमिंग टू गुलामुद्दीन, पुलिस ने ये भी चीज़ें चेक की कि गुलामुद्दीन की हिस्ट्री कैसी है। पर जब पुलिस ने गुलामुद्दीन की हिस्ट्री देखी तो उनको भी पता चल गया कि दिस पर्सन हैज़ हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड। सो क्या हुआ था, गुलामुद्दीन के घर के पास एक ग्रीन पार्क सोसाइटी, समथिंग सिमिलर नेम है, वहाँ पर एक फैमिली रहती थी जिन्होंने उसके अगेंस्ट केस फाइल की थी कि वो रॉबरी ट्राई कर रहा था, वो ज्वेलरी चुराने की कोशिश कर रहा था। तो ये इंसिडेंट ऐसे हुआ कि एक दिन गुलामुद्दीन ने प्रोग्राम के लिए उसने उसके नेबर्स को बुलाया। नेबर केम विद देयर फैमिली, वो आए, वहाँ पर बैठे। गुलामुद्दीन था, उसकी वाइफ अबिदा थी और उसकी 3 बेटियाँ थी। तो गुलामुद्दीन ने क्या किया, मार्केट से जो शरबत लाया था उस शरबत के अंदर नशीली दवाइयाँ मिक्स कर दी, और उन नशीली दवाइयों को पिलाकर, उस शरबत को, नशीले शरबत को पिलाकर, उसका मे बी ये मोटिव था कि जब वो कॉन्शियसनेस खो देंगे तो वो उनके गहने चुरा लेगा। और क्या हुआ, वो जो औरत थी उसको डाउट आया कि समथिंग इज़ रॉन्ग, शी डिड नॉट ड्रिंक दैट शरबत। ओके, तो उसने शरबत नहीं पिया, और उसने देखा कि गुलामुद्दीन की फैमिली और उसकी फैमिली के बहुत सारे लोग अनकॉन्शियस हुए थे। दैट इज़ वाई शी रश्ड टू पुलिस, एंड उसने उसके बारे में कंप्लेन की। मे बी उस दिन अगर उसने शरबत पिया होता तो शायद उसने उसको लूट लिया होता या फिर उसका मर्डर भी किया होता। तो इस टेंडेंसी से आपको पता चलेगा कि गुलामुद्दीन कोई आम इंसान नहीं था, वो क्रिमिनल माइंडसेट का ही इंसान था। पर जब पुलिस में उसकी कंप्लेन की गई तब उसने ये जस्टिफिकेशन दिया कि मैंने जो मार्केट से शरबत लाया था मे बी उसके अंदर कुछ गड़बड़ी है, वरना मैं वो शरबत मेरी फैमिली को क्यों देता, अगर मुझे देना ही होता तो मैं इनको ही देता। ये बोलकर वो छूट गया था। और सिमिलर काइंड ऑफ थिंग पुलिस गेस कर रही है कि अनीता जी के साथ भी हुई होगी, क्योंकि पहले उसने उनको शरबत पिलाया, जब वो उनका कॉन्शियसनेस खो गई तो करंटली जो डेटा मिला है उस हिसाब से तो ये बताया जा रहा है कि
उसने अनीता जी को शरबत पिलाया। शरबत पिलाने के बाद अनीता लॉस्ट हर कॉन्शियसनेस। वंस शी लॉस्ट हर कॉन्शियसनेस, उसने उसके सारे ज्वेलरीज लूट लिए। बट आफ्टर दैट शी वॉज नॉट ओपनिंग हर आईज, शी वॉज नॉट कमिंग बैक टू कॉन्शियसनेस। मे बी अनीता मर गई है ये सोच के उसने उसकी बॉडी डिस्पोज करने के लिए उसको मल्टीपल पार्ट्स में कट किया और उसको डिस्पोज कर दिया। बट यहीं तो मल्टीपल सवाल आते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि द चेंज ऑफ ड्रेस कलर, 2 ड्रेस वहाँ क्या कर रहे थे। दूसरी चीज़, जब गुलामुद्दीन को पकड़ा और गुलामुद्दीन ने कहा कि अनीता उस दिन वहाँ पर उसके घर पर रुकने वाली थी, वहाँ पर कोई बिजनेस डिस्कशन होने वाला था या वहाँ से वो किसी क्लाइंट को मिलने जाने वाले थे, दैट इज़ वाई अनीता स्टॉप्ड ओवर देयर। अगर वैसा है तो अनीता ने ये सब अपने हस्बैंड को क्यों नहीं बताया, या फिर गुलामुद्दीन झूठ बोल रहा है कि अनीता वहाँ पर रुकने वाली थी। अगर पैसे के एंगल से इस केस को देखा जाए तो अनीता उस दिन बहुत सारी ज्वेलरी भी नहीं पहनी थी उन्होंने, तो दैट वाज नॉट अ वैलिड पॉइंट आई विल से कि 3-4 लाख की ज्वेलरी के लिए कोई किसी को मारेगा। अगर वो हो भी सकता है पॉइंट, तो इस केस में एक और क्वेश्चन आता है कि जब पुलिस ने कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन किया तो घर के अंदर एक भी खून का कतरा नहीं मिला। ये भी कह सकते हैं कि गुलामुद्दीन बहुत मंजा हुआ खिलाड़ी है इस सब चीज़ों में, तो उसने सारे सबूत मिटा दिए होंगे, बट खून का एक भी कतरा घर के अंदर ना मिलना इज़ ऑल्सो अ सस्पिशियस थिंग। कहीं गुलामुद्दीन ने उसको कहीं और मारकर घर के आंगन में लाकर दफन तो नहीं किया, ये भी क्वेश्चन रेज होता है। थर्ड थिंग इज़, वो जो बिजनेस डीलिंग्स थी, जो उनकी प्रॉपर्टी डीलिंग्स थी, उसके अंदर मल्टीपल लोग इन्वॉल्व थे। जैसे कि मैंने कहा कि तीसरे पर्सन का मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई भी प्रूफ अभी तक सॉलिड प्रूफ नहीं आया है। तो ये सब डीलिंग्स करते थे कहीं, और जो प्रॉपर्टीज़ वो थर्ड पर्सन ने अनीता के नाम पर ली थी, उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ उसने सेल की। दैट वाज द रीज़न अनीता और उसके अंदर झगड़ा हुआ और अनीता ने और उसने एक दूसरे से बात करना बंद किया। तो क्या उसने और थर्ड पर्सन ने गुलामुद्दीन को पैसा देकर अनीता का मर्डर करना चाहा? तो चीज़ें क्लियर नहीं है। तो देखा जाए तो ये केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है क्योंकि गुलामुद्दीन को पुलिस ने पकड़ लिया है, और गुलामुद्दीन को पकड़ने के बाद गुलामुद्दीन ने कुछ चीज़ें भी बता दी है पुलिस को, और अबिदा भी अभी कैद में है। और पुलिस को जिन जिन लोगों के ऊपर शक था वो सब 7 से 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है। तो अभी अनीता की बॉडी का पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है, तो ये भी चीज़ क्लियर नहीं है कि बिफोर किलिंग अनीता क्या उसका रेप हुआ था। तो ये सब चीज़ें तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी। बॉडी अभी भी मॉर्चुरी के अंदर है। तो ये केस ऑलमोस्ट सॉल्व होने को आया है, बट अभी भी इसके मल्टीपल एंगल्स है जो कि मल्टीपल क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। जहाँ पर मीडिया इतना प्रेशर पुलिस के ऊपर डाल रही थी और लोग पुलिस के ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे थे, तभी अपनी दिवाली को देखे बगैर पुलिस कंटिन्यूअसली इस केस के ऊपर काम कर रही थी, और 7 से 8 दिन लगातार ट्रैवलिंग, बहुत सारे 400 से 500 सीसीटीवी फुटेजेस, साइबर क्राइम वाली टीम कंटिन्यूअसली इस केस को मॉनिटर कर रही थी। सो दिस इज़ व्हाट द केस इज़, और आगे जो कुछ भी अपडेट होगा इस केस का मैं आपको इस चैनल के ऊपर दे दूँगा।